वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कंफर्म करो। और सुरजीत सिंह ने लिखा है कि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग बहुत सारे प्रश्न पूछो। अभी पहला सेशन आज का रखते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर में, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हो तो सभी लोगों को क्लैरिटी मिलती है। बताओ क्या प्रश्न है। हो गया, गुड मॉर्निंग सबका। प्रश्न बताओ। सर, पोलर नाइट जेट अप टू डाउन साइक्लिक सर्कुलेशन करता है, फिर अर्थ के एक्सिस पर सर्कुलेशन करता है। पता नहीं क्या लिख रहे हो। पोल के ऊपर में सर्कल बनाता है, नॉर्थ पोल के ऊपर में, साउथ पोल के ऊपर में पोलर नाइट जेट सर्कल बनाता है। तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष जो पोल है ना, उस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है। प्रद्युम्न, तुम्हारा लैंग्वेज बहुत सुंदर है। आप जैसा इंसान किसी लैटिट्यूड पर नहीं मिलेगा। दिस इज फनी। पृथ्वी के अर्थ का एक्सिस जेट को कभी प्रभावित नहीं करता है। जेट एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। एक क्वेश्चन आया है, एग्जामिन द वेरियस काइंड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो इसमें वही है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जितेंद्र का क्वेश्चन है, एंड देयर एसोसिएटेड फॉर्म्स। अब ह्यूमिडिटी से कौन सा फॉर्म होता है? जैसे जो ड्यूज हैं, ओस कर्ण, इस तरह से लिस्ट बनाना है आपको, फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी। वो फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन मत लिख देना, फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन अलग लिखवाया था। जैसे वर्षा जल है, ये फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन है, लेकिन ओस कण है, ये फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी है। इसमें संघनन के जो बिंदु है ना, संघनन के जो कण है, उसको लिखना होगा। थैंक यू।
अतुल शर्मा का कोई क्वेश्चन आया है, देखते हैं। अतुल शर्मा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन वर्डिंग्स कैसे लिखना है? अरे वही लिखना है जो मैंने लिखवाए हैं। पूरा का पूरा नोट्स हमारा आंसर राइटिंग है। मान लो कि जेट पे एक प्रश्न आता है तो जेट की जो मैंने परिभाषा लिखवाई और पीटरसन का जो एक लाइन लिखवाया उसको एज इट इज लिखो, उसमें तुमको कुछ नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा मीथ है कि अपनी भाषा में लिखें। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं हो। अब जो हम लोग कर रहे हैं ये साइंस जैसा है, बिल्कुल साइंस ही है। जेट स्ट्रीम को पढ़ना क्या है? साइंस का ही तो एप्लीकेशन है, फिजिक्स से। आज एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ साइंस लगेगा। जो लिखवा रहे हैं ना उसके बस आंसर राइटिंग वैसे ही होता है। सब ट्रॉपिकल जेट पे जो लिखवाया है, एक भी लाइन तुम देखोगे तो कोई वेस्ट नहीं किया हुआ है। हर लाइन और शब्द का एक अर्थ निकल रहा है। फिर एक क्वेश्चन आया है, सुरजीत का ही आ रहा है बार बार। जितेंद्र का एक आया है। जितेंद्र का आया है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सिरोको एंड मिस्ट्राल। लोकल विंड्स में दो विंड था, फॉन और मिस्ट्राल। सिरोको तो मैंने बता दिया था, फॉन और मिस्ट्राल हम मिस कर गए, लेकिन वैसे एनसीईआरटी में है। जो लोकल विंड में जो कुछ भी लिखवाया है ना वही फॉन और मिस्ट्राल पे है। लेकिन इस प्रश्न को हम लेंगे और अभी आपको बताएंगे कि दो विंड है लोकल विंड्स वाले चैप्टर में। आपको सब लोग इसको लिखो, लोकल विंड वाले चैप्टर में दो विंड है, फॉन और दूसरा है मिस्ट्राल, और एक है सिरोको। तो ये तीनों बहुत प्रसिद्ध है। मिस्ट्राल ये क्या है कि ये है हॉट विंड्स है सब। ये भी हॉट विंड है, ये भी हॉट विंड है, और वो भी हॉट विंड है। सिरोको तो बताया हुआ है, ये दोनों ही हॉट विंड है। मिस्ट्राल कहां चलता है? रॉकीज माउंटेन पर, और फॉन चलता है आल्प्स से निकल करके राइन वैली, सॉरी रोन वैली, RHONE, रोन वैली फ्रांस में है, जहां पर अंगूर की खेती होती है। और इनको कहते हैं वाइनयार्ड्स। अंगूर की खेती जहां होती है उसको वाइनयार्ड्स कहते हैं। और फॉन जो कि हॉट विंड है और बर्फ को पिघला देता है, तो इसको स्नो ईटर भी कहते हैं। ये दोनों ही स्नो ईटर है। स्नो ईटर का हिंदी क्या होगा? हिमभक्षी। ये हिमभक्षी पवने हैं। और यहां लिख दो कि ये हिम पिघलन, इसका महत्व क्या है? हिम पिघलन से
ग्रासलैंड्स यानी चारागाह क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। उसके कारण क्या है कि मिस्ट्राल को लोग एक मिनट रुको, क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद सुबह सुबह दिमाग सेंटर में नहीं चल रहा है, उल्टा कर दिया यार। ये जो है ना, ये पूरा ही उल्टा कर दिया है। रॉकीज वाला कौन था? ये रॉकीज है ना, रॉकीज वाला मिस्ट्राल है। नहीं, रॉकीज वाला शिनुक है। यही देखो, मुझसे गलती हो रहा था, शिनुक है। और ये फॉन है और सिरोको है, और मिस्ट्राल अलग है। मिस्ट्राल अलग है। यहां से बिल्कुल माफी देते हुए मुझे इसको ये हटाना होगा। हॉट विंड आल्प्स पे है, ये भी हिमभक्षी है, लेकिन हिम पिघलाने के कारण ये पर्यटन को दुष्प्रभावित करता है। ये पर्यटन को दुष्प्रभावित कर देता है। अब ये सही है। और मिस्ट्राल है, ये आल्प्स से रोन वैली, फ्रांस में जाता है। ये कोल्ड विंड है, ये कोल्ड वेव उत्पन्न करेगा और वहां के वाइनयार्ड्स को, अंगूर की खेती को तबाह करेगा। वाइनयार्ड्स का ये विनाश करता है। ये आपको याद रखना है। सिर को तो बताया था, हॉट विंड है, अल्जीरिया में चलता है, लीबिया अल्जीरिया के पास सिरोको चलता है। अब तुमको समझना है कि शिनुक और फॉन ये उत्पन्न कैसे होगा, ओरिजिनेट कैसे होता है। तो यहां देखो, यह है पछुआ पवन और ये है तुम्हारा रॉकीज। ये तुम्हारा पर्वत है रॉकीज, और ये तुम्हारा पछुआ पवन चल रहा है। अब पछुआ पवन इधर से चल करके रॉकीज के ऊपर से नीचे की ओर आता है। इधर पछुआ है, लेकिन इसी पछुआ का ये आइस कैप्स है, ऊपर में जाएगा ये। और जब नीचे आता है तो नीचे क्या होता है कि नीचे आने से पवन ठंडा होगा या गर्म होता है। तो यहां पे हो जाता है हॉट एंड ड्राई। यहां पर है मॉइस्ट, इधर मॉइस्ट है, तो इस भाग में रेन होगा। ये बन जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। और ये जो हॉट एंड ड्राई है, इसी को हम लोग कहते हैं शिनुक या चिनुक, कुछ लोग पढ़ते हैं, है शिनुक, यही है। और ये अगर तुम रॉकीज की जगह अगर आल्प्स कर दोगे तो शिनुक की जगह तुमको लिखना है फॉन। बस इतना ही अंतर है। तो एक डायग्राम बनाओ और उसके विषय में लिखो, बताओ। अब इतना क्वेश्चन दाग दिए कि हम नीचे जाना पड़ रहा है। सिरोको और मिस्ट्राल बता दिया। फिन लैटर जेट फॉर्मेशन में मोजाम्बिक चैनल के ऊपर वार्म और इक्वेटोरियल करंट की वजह से होता है, बिल्कुल।
सुरजीत सिंह ठाकुर, जितेंद्र कुमार, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोटेंशियल एपोट्रांसपिरेशन। अरे मेरे भैया जितेंद्र, ये थॉर्मथवेट में आएगा। विंड शेयरिंग क्या है सर, ये पॉइंट समझा दो सर। 5 बार तो समझाया प्रद्युम्न जी। अरे घर्षण, विंड शेयरिंग मतलब जहां पे घर्षण ज्यादा हो जाएगा ना विंड को, वहां पे विंड की गति कम हो जाती है, तो उसी को कहते हैं विंड शेयरिंग इफेक्ट। मतलब विंड वहां पे शेयर कर रहा है, वायु कर्तन, वायु कट जा रहा है, वहां पे स्मूथ फ्लो नहीं होगा। टाइप ऑफ लोकल विंड तो करवा ही दिया। सर जेट का मीएंडर 2 टाइप से होता है। ये क्वेश्चन है या बता रहे हो, ये समझ में नहीं है मुझे। शिनुक हेलीकॉप्टर भी बनते हैं। एक्सप्लेन द मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ। ये क्वेश्चन तो हमने एज इट इज लिखवा दिया है। जो मेरिडियनल सर्कुलेशन है वही है ना हेडली सेल और वो वाला। उसको कितनी बार तो मैंने बताया कि त्रिआयामी ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन वही है। ठंडा और राजीव, ठंडा और गर्म को जो फेरिल सेल का थर्मल कंट्रास्ट होगा ना, वो उसको मिएंडर नहीं करवाता है, वो उसके गति को बढ़ाता है, जिसके कारण मिएंडर हो जाता है। और उसी में सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा ना, उसी को हम लोग जब नीचे आ जाएगा तो सेंट्रीपिटल कहेंगे। मिस्ट्राल कोल्ड क्यों होता है? क्योंकि ऊपर बर्फ से ओरिजिन होता है, आल्प्स की टोपी से, आल्प्स के आइस कैप से मिस्ट्राल का ओरिजिन हो रहा है, बर्फ के सतह से। ये एक तरह का ये वैली ब्रीज है, सॉरी एक तरह का ये माउंटेन ब्रीज है। मिस्ट्राल माउंटेन से वैली की ओर आता है। जेट का मिएंडरिंग उसके रोटेशन और उसके कर्व्ड पाथ, वक्रीय पथ के कारण होता है। तापमान का कॉन्ट्रास्ट जितना ज़्यादा होगा उतना पीजीएफ बढ़ेगा, उतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा और उतना ही सेंट्रीफ्यूगल एक्शन भी होना पड़ेगा। सब पोलर जेट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होता? कोई भी जेट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, कोई भी जेट नहीं होता। सारा जेट ब्रेक्स में ऐसे मिलता है, बैंड ऑफ एयर है जेट, कोई कॉन्टिन्यूस जेट नहीं है। थैंक यू जितेंद्र। जेट से इफेक्ट होने वाले कंट्री का एग्जाम्पल बता दीजिए। इंडिया ही है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, फिंड लैटर जेट, सब ट्रॉपिकल जेट से पछुआ विक्षोभ आता है। मैंने तो पूरे मरुभूमि के फॉर्मेशन को जेट के क्रेस्ट और दोनों से लगा करके समझा दिया। ओके, अभिषेक यादव लगता है सो के उठ गया। गुड मॉर्निंग।
जेट सतह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं चलती है, मैंने कल ही लिखवाया था अर्ध क्षैतिज क्वासी हॉरिजॉन्टल चलती है। ओके, सेशन खत्म करें, आगे बढ़ें। डेढ़ किलोमीटर पे कैसे बन जाता है? फिन लेटर जेट हम लोग मानसून में पढ़ेंगे। जितना लिखवाया है मानसून में ये स्पष्ट होगा। वैसे मैंने इंडिकेट कर दिया कि कुछ लोग इसको मानसून के ऊपरी प्रवाह के रूप में भी देखते हैं। जब मेंस लिखने जाओगे ना तब जरूर नोट्स पर वापस भागना, सब कुछ मिलने लगेगा इधर ही। जो आज तुमको नहीं दिख रहा है वो बाद में इधर ही दिखेगा। राजीव कुमार श्रीवास्तव, नहीं समझ पाया तुम्हारा क्वेश्चन, पीछे का देखते हैं। ओके, पीछे तो ओके लिखा है। 60 पर 2 एयर मिलने से बनती है जेट। जेट जब भी बनती है 2 ही एयर से बनती है मिल करके, तापीय विरोधाभास से। चलो ओके, तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आज भी एक छोटा सा चैलेंजिंग टॉपिक है, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप लिखो, लिखो वायुमंडलीय अस्थिरता, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी,
लिखो इंट्रोडक्शन। क्षोभ मंडल में सूर्यातप के विभेदी तापन से एवं जलवाष्प की मात्रा में अंतर से वायुमंडलीय अस्थिरता अथवा डिसइक्विलिब्रियम गैर साम्यावस्था उत्पन्न होती है। की दशा उत्पन्न होती है, जिससे वायु में क्षैतिज अथवा लंबवत संचरण उत्पन्न होते हैं, जिससे एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम प्राप्त हो, एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम प्राप्त हो, वायुमंडलीय साम्यावस्था प्राप्त हो। इस प्रक्रिया को अथवा लंबवत या क्षैतिज वायु मिश्रण को विक्षोभ कहते हैं। वायुमंडलीय साम्यावस्था वायुमंडलीय स्थिरता एवं अस्थिरता का माध्य होता है। वायुमंडलीय स्थिरता एवं अस्थिरता का माध्य होता है।
लिखो, वायुमंडलीय स्थिरता का अर्थ है का सामान्य अर्थ है वायु का अवतलन धरातलीय उच्च दाब प्रति चक्रवातीय बाह्य प्रवाह एवं क्षोभ सीमा के पास वायु का अभिसरण। क्षोभ सीमा के पास वायु का अभिसरण वर्षाहीनता उच्च स्तरीय पक्षाभ मेघ दृश्य होते हैं। उच्च स्तरीय पक्षाभ मेघ दृश्य होते हैं तथा अन्य बादलों का अभाव, स्वच्छ आसमान, स्टेबल मौसम नेक्स्ट लिखो, जबकि वायुमंडलीय अस्थिरता का अर्थ है वायु संवहन एवं वायु धाराओं की प्राप्ति धरातलीय निम्न दाब एवं वायु का अभिसरण सघन बादलों का निर्माण, वर्षण, तापमान के विलोमता की दशा, नेक्स्ट पैराग्राफ, वायुमंडलीय स्थिरता एवं अस्थिरता साइक्लिक होते हैं, चक्रीय होते हैं। स्थिरता के बाद अस्थिरता, अस्थिरता के बाद फिर स्थिरता, चक्रीय होते हैं तथा इनका संबंध एडियाबैटिक लैप्स रेट से होता है। रुदोष ऊष्मा परिवर्तन से होता है। लिखो, वायुमंडलीय अस्थिरता
लैप्स रेट एवं विशिष्ट आर्द्रता ह्रास दर एवं विशिष्ट आर्द्रता पर निर्भर करती है। अब लिखो लैप्स रेट का अर्थ है ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट, रुदोष्म ऊष्मा परिवर्तन का अर्थ है रुदोष्म ऊष्मा परिवर्तन का अर्थ है वायु राशि में अथवा वायु के थर्मोस्टैटिक कंडीशन में तापस्थैतिक दशा में बिना ऊर्जा के बाह्य विनिमय अथवा आगत और निर्गत के तापमान में परिवर्तन। के तापमान में परिवर्तन। लिखो नेक्स्ट। यह वायु दाब में ऊंचाई के साथ कमी, वायु दाब में ऊंचाई के साथ ह्रास होने के कारण
वायु के विस्तार से आयतन में वृद्धि एवं बढ़े हुए आयतन में वायु के आंतरिक ऊष्मा ऊर्जा का पुनर्वितरण ऊष्मा ऊर्जा का पुनर्वितरण। अतः वायु के उत्थान के साथ वायु राशि के उत्थान के साथ रुदोष्म शीतलन होता है, जबकि पतन के साथ या अवतलन के साथ रुदोष्म तापन होता है। अवतलन के साथ रुदोष्म तापन होता है। सॉरी। रुदोष्म शीतलन, रुदोष्म तापन। नेक्स्ट, रुदोष्म शीतलन, रुदोष्म तापन तो हो गया। अब लिखो, इसमें एक लाइन और लिख लो कि चूंकि वायु स्वयं कुचालक होती है, अतः उत्थान अथवा पतन के साथ इसका निकटस्थ वायु से मिश्रण नहीं हो पाता।
थोड़ा लंबा डिटेल जाएगा, लेकिन चूंकि विषय ऐसा डिफिकल्ट है, थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए थोड़ा डिटेल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो, लिखो वायुमंडलीय स्थिरता, नहीं वेट वेट, एक चीज और लिखना है अभी। वायुमंडलीय, अभी और लिखना है इसमें, रुको, लिखो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है? ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है? शुष्क रुदोष्म ऊष्मा परिवर्तन क्या है? ऊष्मा परिवर्तन नहीं, रुदोष्म ह्रास दर, शुष्क रुदोष्म ह्रास दर क्या है? यानी ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट DALR क्या है? लिखो, यदि ऊपर उठने वाली वायु में जलवाष्प का अभाव हो, अर्थात शुष्क वायु हो, शुष्क वायु हो, तब उत्थान के साथ ताप परिवर्तन का दर 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जबकि यदि वायु में जलवाष्प व्याप्त हो अथवा संतृप्त वायु हो, तब
उत्थान के साथ जलवाष्प का संघनन एवं गुप्त ऊष्मा के मुक्त होने से वायु में ऊष्मा ऊर्जा का एडिशन हो जाता है, ऊष्मा ऊर्जा का योग होता है। क्या लिखोगे? ऊष्मा ऊर्जा का एडिशन हो जाता है। ऊष्मा ऊर्जा, अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ऐसे लिखो, अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जिससे वायु पुनः गर्म होता है। तथा रुदोष्म शीतलन का दर भी घटता है। रुदोष्म शीतलन का दर भी घटता है। जिस वायु में जितनी आर्द्रता होगी या जलवाष्प की मात्रा होगी, उतनी अधिक गुप्त ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा निकलती है, मुक्त होती है। गुप्त ऊष्मा निकलती है, मुक्त होती है, तथा वह वायु उतने ही कम दर से, उस वायु का उतने ही कम दर से शीतलन होता है। उस वायु का उतने ही कम दर से शीतलन होता है।
अतः SALR 5 to 9 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होता है। 5 to 9 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होता है। नेक्स्ट एक और लिखो, जिस वायु में औसत आर्द्रता लगभग 60% होती है, उसे सामान्य वायु माना जाता है। उसे सामान्य वायु माना जाता है एवं ह्रास दर 6.5 डिग्री प्राप्त होता है, जिसे पर्यावरणीय ह्रास दर कहते हैं, ELR। उसे ELR कहते हैं। उसे ELR कहते हैं। अब इसको समझना है, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। देखो, DLR क्या है, SALR क्या है। पहले तो रुदोष ऊष्मा परिवर्तन क्या है। रुदोष ऊष्मा परिवर्तन बहुत ही सरल है, ध्यान दोगे तो 1 मिनट में समझ में आएगा। यह है तुम्हारा समुद्र तल, सी लेवल। तो सी लेवल पे दाब क्या होता है, 1013 MB का दाब होगा ना। यहां पे वायु दाब 1013 का है। ऊंचाई पे ऊपर जाओगे, मान लो 5.6 किलोमीटर चले गए या कुछ भी ऊंचाई पे चले जाओ, तो यहां पे वायु दाब लगभग 506 MB हो जाता है। समझ गया? तो यानी ऊंचाई के साथ वायु दाब में ह्रास होगा। अब मानते हैं कि एक वायु राशि है। इस वायु राशि का तापमान अगर मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पवन ने इसको ले जाकर के किसी माउंटेन, मान लिया कोई माउंटेन है, ये वायु राशि है अरब सागर पे बनी हुई, और इसको मॉनसूनी पवन ने धक्का दिया, जाकर के ये मालाबार तट से टकरा गई, पश्चिमी घाट से टकरा गई। अब टकराने के बाद ये वायु ऊपर की ओर उठ जाएगी। ऊपर उठने पे दाब कमेगा तो इसका जो आयतन है ये बढ़ जाएगा। अब आयतन बढ़ेगा, लेकिन 20 डिग्री का जो तापमान है उसको बड़े आयतन में जब रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये तापमान क्या हो जाएगा, ये घटने लगेगा। अरे जो हीट एनर्जी है, वही हीट एनर्जी, वही ऊर्जा को बड़े आयतन में फैलाना है, तो क्या होगा, ये तापमान घट जाएगा। मान लेते हैं ये -10 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही मैंने एक अनुमान के लिए आपको दिखाया कि -10 डिग्री तापमान ये हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है कहीं भी। तो अब ये जो तापमान घट गया, जबकि अंदर से बाहर कोई भी एनर्जी का आउटपुट हुआ नहीं, बाहर से अंदर इनपुट हुआ नहीं,
फिर भी तापमान में कमी आई। तो यही है रुदोष्म शीतलन, विदाउट एक्चुअल गेन और लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम। अगर इसका तापमान परिवर्तित हो जाता है तो इसको कहेंगे रुदोष्म उष्मा परिवर्तन। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। बादलों का निर्माण ऐसे ही होता है, संघनन ऐसे ही होता है। बादल का आयतन बहुत फैला हुआ रहता है, बड़ा रहता है सामान्य वायु की तुलना में, इसीलिए बादल ऊपर तैरते रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं। हल्का है बादल, उत्प्लावित रहता है बादल। इसी को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक। यही हुआ तुम्हारा एडियाबैटिक कूलिंग, ऊपर उठने के कारण। अब यही दूसरा कल्पना कर लेते हैं। मान लो कि ऊपर में वायु राशि है और ये वायु राशि का तापमान -20 डिग्री है। अब ये नीचे दब जाए किसी कारण से, तो यहां आने के बाद इसका आयतन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये क्या हो गया? एडियाबैटिक हीटिंग। ये तुम्हारा है एडियाबैटिक हीटिंग। अब प्रश्न ये है कि वायु ऊपर उठने और नीचे आने के क्रम में यहां की बाहरी वायु से मिश्रित क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका उत्तर है, ये वायु क्या होता है? कुचालक होता है। समझ गए? ये कुचालक है। ये वायु का टेंडेंसी होता है थर्मोस्टैटिक, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। एडियाबैटिक हीटिंग, एडियाबैटिक कूलिंग क्या है? कितने लोगों को समझ में आया? या सियानो लिख करके भेजो, तभी आगे पढ़ाएंगे। बताओ जल्दी। एडियाबैटिक कूलिंग, एडियाबैटिक हीटिंग। कुछ लिख करके भेजो। ओके ज्ञानेंद्र, भूख लग रही थी, एक एप्पल। रेड एप्पल अच्छा होता है या ग्रीन एप्पल? सही उत्तर बोथ।
एप्पल से ज़्यादा अच्छी चीज़ बेर है, जो हम लोग के गांव में कहीं कहीं मिलता है। बेर का पेड़ देखे हो ना, वो वाला। लेकिन जब तक इंसान विदेशी चीज़ों को ओके, अब इसमें और समझते हैं। ये समझ में आ गया तो अब एक और आपको और समझना है। देखिए, अब आपको समझना है एडियाबैटिक, आपने समझ गया। अब आपको समझना है DALR, SALR और ELR में क्या अंतर है। ध्यान से देखो, मान लो कि एक वायु राशि है, इसमें 0% आर्द्रता है। दूसरी है, इसमें 90% आर्द्रता है। तीसरी है, इसमें 60% आर्द्रता है। आर्द्रता को देखते हैं, तापमान को भूल जाओ। तापमान तीनों का बराबर ही ले लेते हैं। लो, इसका तापमान भी 10 डिग्री कर लिया, इसका भी 10 डिग्री कर लिया, इसका भी 10 डिग्री कर लिया। अब ज्यादा चित्र क्लियर होगा। अब इस वायु का हम उत्थान करते हैं तो ये 1 किलोमीटर जाने के बाद इसमें -10 डिग्री हुआ, और 10 डिग्री इसका अपना तापमान था 1 किलोमीटर पे, तो इसका वास्तविक तापमान 0 डिग्री हो गया। तो DLR क्या होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ये तो मापने की चीज है, इसमें 10 डिग्री क्यों हुआ, ये तो मापने की चीज है। पूछोगे ओशियन की गहराई 6000 मीटर क्यों है? अरे भैया, मापने की चीज है। 1 किलो में 1000 ग्राम क्यों है? मापने की चीज है। समझने की चीजें इधर है। हालांकि जो हम खुद ही प्रश्न बोल करके समाधान दिए ना कि 10 ही डिग्री क्यों हुआ, अब SALR पे आओ। तो जब इसको ऊपर लिफ्ट करोगे तो इसका भी एक्सपेंशन हुआ, इसमें भी -10 तापमान ही घटेगा। सब में वही घटता है, इसमें भी -10 ही घटेगा। लेकिन चूंकि इसमें आर्द्रता ज्यादा थी तो इसमें क्या हो जाएगा कि 5 डिग्री तापमान लैटेंट हीट से निकल जाएगा। समझ रहे हो? लैटेंट हीट से 5 डिग्री तापमान निकल गया, यानी इसका तापमान 0 ना होकर के 5 रहेगा। ये 5 लैटेंट हीट से निकला, तो यहां +5 आ गया। इसमें +5 कहां से आया है? लैटेंट हीट के गुप्त ऊष्मा के निकलने से संघनन हुआ, संघनन के कारण गुप्त ऊष्मा निकली। तो यहां इक्वेशन क्या बनेगा? -10 हुआ था पहले से, +10 था, और फिर इसमें +5 हो गया, तो इसका तापमान क्या आएगा? 5 ही डिग्री आएगा ना। और 5 डिग्री तापमान आया, यानी इसका SALR क्या हो गया? SALR हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये SALR प्राप्त हो रहा है। अब इसमें आपको समझना है कि SALR कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है 5 डिग्री पर, क्योंकि मान लो कि 90 है यहां पर, और मान लो इसी वायु का हम अगर कर दें, इसी का अगर हम कर दें मॉइस्चर 20%, ध्यान से देखो 20% मॉइस्चर किया, ये ऊपर उठा, गुप्त ऊष्मा फिर निकला, लेकिन गुप्त ऊष्मा 5 डिग्री थोड़ी निकलेगा, गुप्त ऊष्मा निकलेगा 1 डिग्री। हां या नहीं? तो अब इक्वेशन क्या होगा? यहां पे +1 होगा। रुको, +1 नहीं होगा,
ये 5 हटाना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो इसका तापमान यहां पर था 10 डिग्री, ऊपर जाने पे 10 घटना चाहिए था, तो आना चाहिए था क्या 0, लेकिन चूंकि एडिशन हो गया इसमें 1 डिग्री का, तो 9 आएगा यार। रुको 1 मिनट, उल्टा कर दिया मैंने। देखो फिर से देखो, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मान लो 20 डिग्री मॉइस्चर है इसमें, तो ऊपर निकलने के बाद इसमें जो लैटेंट हीट ऐड होना था वो 5 डिग्री का ऐड नहीं होगा, वो 1 ही डिग्री का ऐड होगा। तो इसमें जो तापमान घटेगा वो SALR 9 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होगा। SALR 9 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होगा। इसमें तुमको ध्यान रखना है कि अगर आर्द्रता ज्यादा है तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, तो तापमान घटने का दर ज्यादा होगा, यानी 5 डिग्री तक जा सकता है। और अगर जलवाष्प की मात्रा कम है तो गुप्त ऊष्मा कम निकली, तो ठंडा होने का दर अधिक होगा। तो ये देखो, ठंडा होने का दर अधिक है 9 डिग्री, और ज्यादा जलवाष्प था तो 5 डिग्री। इसीलिए SLR को मानते हैं कि ये 5 से 9 डिग्री के मध्य होता है। मैंने समझाने के लिए इसे एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब आइए ELR 60% को हम लोग मानते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता, जो औसत होती है, औसत वो 60% माना जाता है। तो ये जब ऊपर की ओर उठेगा तो ये बिल्कुल फिक्स कैलकुलेशन है। इसमें जो एडिशन ऑफ हीट होता है वो 3.5 डिग्री का एडिशन ऑफ हीट होगा। तो ELR क्या हो जाएगा, 10 में 10 था, उसमें 3.5 घटाओगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर ELR प्राप्त होगा। तो DLR, SALR और ELR तीनों में क्या अंतर है, समझ में आया या नहीं आया? शिवम शर्मा, पहले तो रुदोष्म वर्ड समझ में नहीं आता था, अब समझ में 1 सेकंड में आ गया। अच्छा, अच्छी बात है ना, कितना आसानी से ज्योग्राफी समझा जा सकता है।
अरे अभी साउंड आ रहा है ना? ओके। चलो अब फिर से देखते हैं इसको, हमारे लिए कष्ट बढ़ गया। तो वायुमंडलीय स्थिरता क्या है, इसको दोबारा देखते हैं। वायुमंडलीय स्थिरता का अर्थ क्या है? अर्थ है यदि वायु का अवतलन हो, ऊपर से ठंडी वायु नीचे आए, तो ऊपर से ठंडी वायु नीचे कैसे आएगी? ऊपर वाली वायु तो कभी नहीं आएगी। क्या होता है कि मान लो ये तुम्हारा पर्वत है, ये तुम्हारा पर्वत है, और ये रहा तुम्हारा एक वायु, ठंडी वायु, जो मान लो मरुभूमि से आ रहा है। तो मरुभूमि से आने वाली इस वायु में जलवाष्प की मात्रा 0% है, तापमान मान लेते हैं 30 डिग्री है, और मॉइस्चर तो है ही नहीं। तो अब ये पवन ने इसको धक्का दिया, ये अरावली से टकराया वायु, और ये वायु ऊपर की ओर उठा, और जब ये वायु ऊपर की ओर उठेगा तो इसका तापमान घट करके -30 हो गया, -30 हो गया। तो ये जब -30 हो जाएगा, इसमें जलवाष्प तो है ही नहीं, वर्षा होगी ही नहीं, कुछ नहीं होना है इसमें। इसमें शीतलन की प्रक्रिया भी DALR से काम करेगी, यानी यहां पे लिखा जाएगा कि DALR इज प्रिवेलिंग ओवर ELR। मतलब जो वायु उठ रही है उसमें जिस दर से परिवर्तन होगा उसी को लिखा जाता है बाईं तरफ। यहां पे क्या हो रहा है? DALR प्रभावी है ELR पर, क्योंकि जो वायु उठ रही है उसमें आर्द्रता 0 है। तो इसका मतलब ही होता है, इस लाइन का मतलब ही होता है कि वायु जो ऊपर उठ रही है, जिसमें रुद्धोष्म ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, वह शुष्क है, और उसके आसपास का वायु क्या है? सामान्य है ना? तो जैसे राजस्थान के मरुभूमि से कोई वायु, अगर वायु राशि चल करके आती है, अरावली से टकरा करके ऊपर उठ गई, तो उठने के बाद ये -30 हो गया। तो -30 होने के बाद ठंडी वायु, कोल्ड एंड ड्राई एयर, नीचे अवतलित होने लगती है। इसीलिए ये जो दशा होता है वायुमंडलीय स्थिरता का। क्योंकि वायु, अगर इसमें आर्द्रता होता, तुम कल्पना करके देखो, इसमें अगर आर्द्रता होता तो ऊपर उठने के बाद वर्षण शुरू हो जाता, तो अस्थिरता हो जाता, वर्षण शुरू होने लगता, रुद्धोष्म ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा निकलती, वायु और ऊपर उठने लगता, तो अस्थिरता हो जाता। अब इसी को हम लोग यहां देख लेते हैं, बड़ा सामान्य से है। फिर वैसे ही पर्वत बना लो, और ये वायु को लाओ, इधर से वायु राशि को लाओ, और इसमें आर्द्रता को कर दो 60% कर दो, और आसपास की जो वायु है, ये वायु मान लेते हैं इसमें आर्द्रता कम है, या ये ड्राई एयर है। अभी आकर के टकराएगी, तो टकराने के बाद ऊपर उठी, तो ऊपर उठने के बाद इसमें क्या निकला? प्लस प्लस, यानी लैटेंट हीट निकला। तो वायु गर्म होकर फिर ऊपर उठ गई, और चूंकि इसमें जलवाष्प है, तो जलवाष्प के संघनन होंगे, संघनन से वर्षण होगा। तो जब वायु ऊपर उठने के बाद फिर ऊपर उठ जाए, नीचे नहीं गिरे, फिर ऊपर उठ जाए, अब दोबारा ऊपर कौन उठाया? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा से गर्म होकर वायु फिर ऊपर उठ गई, और यहां भी कुछ वहां भी जलवाष्प का संघनन हो रहा है, यहां से भी वर्षा हो रही है।
तो जो ये निरंतर ऊपर की ओर उठ रहा है वायु, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब क्या हुआ? अब क्या है कि इसको बोलेंगे कि इसमें है ELR प्रिवेलिंग ओवर DALR। 60 है ना, तो जहां भी वायु सामान्य 60% हम लेंगे, अगर इसको लेंगे तो ELR लगेगा। अगर मान लो इस वायु की आर्द्रता 90% हो तो हम लोग क्या लगा देंगे? SALR इज मोर देन DALR, ऐसे हो जाएगा। तो ये सब वायुमंडलीय अस्थिरता का कारण बनेगा। तो SALR इज मोर देन DALR ये भी बनेगा। और अगर मान लो कि ये इस वायु का RH 90% है और सराउंडिंग वायु ड्राई नहीं है, सराउंडिंग वायु का 60% है, आर्द्रता 60% है, तब क्या लिखेंगे? SALR इज मोर देन ELR। ELR मतलब क्या हुआ? 60। प्रभावी कौन है? ऊपर जाने वाले वायु में कौन सा रेट काम करेगा? SALR। SALR क्यों काम करेगा? SALR क्यों काम क्यों करेगा? SALR इसलिए काम करेगा क्योंकि वायु में आर्द्रता ज्यादा है। तो किसी भी कंडीशन में अस्थिरता आ रहा है। SALR मोर देन ELR अस्थिरता, ELR मोर देन DLR अस्थिरता, SALR मोर देन DLR ये भी अस्थिरता। तो ये लेकिन अलग अलग प्रकार की अस्थिरता को जन्म देगा, यानी अस्थिरता के कई प्रकार होंगे। अस्थिरता के कई प्रकार हो सकते हैं। अब इसमें एक और इक्वेशन बन सकता है, इसमें भी हो सकता है ELR इज मोर देन SALR। इसका मतलब हुआ जो वायु ऊपर उठ रही है उसमें 60% है और बाहरी वायु SALR क्या है? SALR तो कुछ भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। तो यहां बाहर का वायु का 20% है, ऐसा सिचुएशन होगा तो ELR इज मोर देन SALR। यह भी वायुमंडलीय अस्थिरता है, यानी वायुमंडलीय अस्थिरता के कई प्रकार हो सकते हैं। इस वीडियो को 2 बार 3 बार ढंग से देखो और कल मिलते हैं।